तो लास्ट वाली क्लास से रिलेटेड ये आपके 3 क्वेश्चन हैं। पहली प्रॉब्लम में जो ध्यान देने वाली बात है कि 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से प्रोटॉन को फेंका गया है। लिखा हुआ है 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन, आगे प्रोटॉन ये लिखा हुआ है, एरो बना हुआ है, मतलब ये जा रहा है। अप्रोचेस टू में है गोल्ड का न्यूक्लियस। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जल्दबाजी में होता गया है कि आप केवल इसको देखते हो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और फिर आपने जो ये फार्मूला अपने लिए लर्न किया है इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हो। लेकिन इस वाले फार्मूले में अल्फा पार्टिकल फेंका गया था। ध्यान देना, अल्फा पार्टिकल के लिए वो रिजल्ट था रदरफोर्ड का। तो क्वेश्चन ने भी चालाकी दिखाते हुए आपसे कहा कि हमने प्रोटॉन को फेंका है। तो अब इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को जब आपने निकाला था लास्ट वाली क्लास में, तो आपने अपना एक बेसिक फंडा लगाया था, और वो बेसिक फंडा था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिल इन द ब्लैंक, ये भी वाला फिल इन द ब्लैंक, और नीचे था आर नॉट। इसी आर नॉट को हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते थे। और ये सोचने वाली बात है कि अगर गोल्ड न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट जाना है तो कहाँ तक जाना होगा, न्यूक्लियस को केवल टच करना होगा, जस्ट टच बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाना होगा। अब जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे क्या फिल किए जाएंगे, चार्ज। तो गोल्ड के न्यूक्लियस पे चार्ज Ze और प्रोटॉन पे चार्ज E, दोनों ही प्लस और प्लस ही हैं, तो दोनों ब्रैकेट प्लस से भरे होंगे। तो साइन प्लस वाला लगाते का हम लोग अंडरस्टूड है। अब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम जूल में बदलें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि अगर SI में चलना है तो जूल में रहना पड़ेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जूल होते हैं। और मिलियन का क्या मतलब है भाई, 10 की पावर, पक्का। तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाओ, 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये आया SI में। देखो मजबूरी ये है कि जो तुमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखी है वो SI में लिखी है, तो एवरीथिंग शुड बी SI। जेड, गोल्ड का जो जेड है वो 79 है, और ये E और ये E मिलके क्या बन गए 1.6 10 की पावर माइनस का 19 और ऊपर होल स्क्वायर अपॉन में R नॉट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में चले जाइए, तो 5 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो जूल हो चुका है, यानी कि SI आ चुका है। तो राइट हैंड साइड भी 100% SI में ही लिखा हुआ है, 9 इंटू 10 की पावर 9, और साथ में ये 79 और 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 होल स्क्वायर, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज आर नॉट। तो क्लास में कुछ लोगों ने सॉल्व किया है, तो उनकी बात हम मान लेते हैं कि सॉल्व करने पर आंसर आएगा 2.27 इंटू 10 की पावर माइनस का 14। अच्छा, अगर हमें इस क्वेश्चन के ऑप्शन दिए जाते, अगर इस क्वेश्चन के हमें ऑप्शन दिए जाते तो शायद हम रिस्क ले सकते थे, क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस की रेडियस। और जो न्यूक्लियस की रेडियस है वो कितने ऑर्डर में होती है, 10 की पावर माइनस का 15 मीटर ऑर्डर में, नियर अबाउट। यानी आपके जो कंपटीटर हैं वो तो दिमाग में इस तरीके से सेट करते हैं कि न्यूक्लियस की रेडियस है 10 की पावर माइनस 14 मीटर से लेकर के कितनी, 10 की पावर माइनस 15 मीटर। अगर आप इसको ऑर्डर में बदलें, ये मानते हुए कि आपको ऑर्डर में बदलना आता है, हमने तो वैसे सिखाया हुआ है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी जा रही थी तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। और अगर नहीं आता है तो सुने, जब हम चीज़ों को 10 की पावर में लिखते हैं
तो वो ऑर्डर बन जाती है। तो अगर हम इसको ऑर्डर में बदलें तो ये 10 की पावर क्या देगा, माइनस का 14। तो जितने भी बार डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाला जाता है, चाहे जैसे निकालो, तो जो आंसर आता है जब हम उस आंसर को 10 की पावर में बदलते हैं तो या तो अपना आंसर होता है 10 की पावर -14 या क्या आता है 10 की पावर -15। तो अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शन होते और हमारी किस्मत भी बहुत ज़बरदस्त होती तो हमें अपने दिमाग में पता है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का जो आंसर है वो 10 की पावर में -14 होगा या फिर 10 की पावर में -15 होगा। और एक ही ऑप्शन हमारी इस अप्रोच को क्या करता, फॉलो भी करता, तो हम फटाक से बिना किसी कैलकुलेशन के टिक लगा देते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। अच्छा ही हुआ एक बार सॉल्व करने का मौका मिल गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है ना। ये है पिछले क्लास की फार्मूला लिस्ट, एक बार रिवीजन में ये आ जाएगी। इस फार्मूले में जो आर नॉट था वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच था और के यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है प्रोजेक्टेड अल्फा पार्टिकल की। रदरफोर्ड के स्टाइल में अल्फा पार्टिकल था। तो क्लास में कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया? अच्छा, फेथफुली बताइएगा, इसमें कोई ये नहीं कि इंसल्ट हो गई है। कितने लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को सोचा था क्लास में? ऐसे कितने जिन्होंने पहले इस कॉन्सेप्ट को सोचा कि ये रदरफोर्ड वाला फंडा लगाया जाए? समझ में आ गया ना। ये रदरफोर्ड ने फेंका था किसको? अल्फा पार्टिकल को। तुम्हारे क्वेश्चन में किसको फेंका गया है? प्रोटॉन को। ऐसे किसी और को फेंका जाए तो बेसिक फंडा क्या होगा? काइनेटिक बराबर पोटेंशियल। ठीक, हटा दें, रफ कर दें। दूसरे क्वेश्चन पर, दूसरा क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट, फाइंड चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम में होने वाला चेंज चाहिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं दिखाई दिया हो तो ये रहा आपके लिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, फाइंड चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो बोर पॉस्टुलेट का तीसरा वाला जो पॉस्टुलेट था, बोर पॉस्टुलेट का जो तीसरा वाला पॉस्टुलेट था वो था एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या होता है? NH/2π। n यहाँ पे क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और n को तुम ऑर्बिट नंबर भी कह सकते हो। ठीक है ना। तो पहले आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? चौथे ऑर्बिट पर है, फोर्थ ऑर्बिट पर है। तो फोर्थ ऑर्बिट पर एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 4h/2π। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? फर्स्ट ऑर्बिट पर है। तो फर्स्ट ऑर्बिट पर एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 1h/2π। तो चेंज निकाल दीजिए, बड़ा और छोटा देखिए, डिसाइड करिए। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डेल्टा L, तो L4 माइनस का L1, यहाँ से आ गया 4h/2π और माइनस का 1h/2π, तो डेल्टा L आ गया यहाँ पर 3h/2π, 3h/2π। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को हम बहुत आइडियल वे में सोचें, तो आइडियल वे में सोचें तब तो फिजिक्स में चेंज क्या होता है? फिजिक्स में चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। और हम अगर इस क्वेश्चन को पढ़ें तो देखो भाई, इनिशियल क्या है? फोर्थ ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन अपनी किस ऑर्बिट पे था? चौथे नंबर की ऑर्बिट पर था, और वहां से जंप करके कहाँ पहुंचा है? फर्स्ट नंबर की ऑर्बिट पर पहुंचा है। इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन से एनर्जी ले ली गई है, इसको एनर्जी दी नहीं गई है। तो उस हिसाब से चलें तो फाइनल वाला मोमेंटम एंगुलर का L1 है और इनिशियल वाला क्या है? L4 है। तो यहाँ से अगर हम चलेंगे 1h/2π और माइनस का 4h/2π, तो इस सिचुएशन में जो हमको आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? माइनस का 3h/2π। अब समस्या ये है कि सर अगर दोनों ऑप्शन हो तो क्या करेंगे? तो फिर इसी को टिक करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में चेंज का मतलब होता है फाइनल वाला माइनस इनिशियल वाला। और जब इस तरीके से हम चेंज निकालते हैं और प्लस में आता है तो इसका मतलब होता है फायदा हुआ है।
और जब इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं और निगेटिव में आते हैं, इसका मतलब क्या होता है, नुकसान हुआ है। तो अगर हम प्रोसेस फॉलो करें तो फिर नुकसान हुआ है, और होना भी चाहिए, क्योंकि चौथे ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन आया है तो आपने एनर्जी ले ली होगी, तो उसको नुकसान ही हुआ होगा सारे के सारे पैरामीटर्स में। और अगर हम केवल वैल्यू पर ध्यान दें तो 3h/2π आप चाहें जैसे निकाल दो। तो सेकंड क्वेश्चन भी ये तो सभी लोगों ने निकाल लिया होगा। क्लास में ऐसा कौन है जिसने ये नहीं किया? टू 2018 ईयर के साथ इन दोनों क्वेश्चंस को हमने जो है लिखते समय ईयर उस पर ध्यान नहीं दिया। तो तीसरा क्वेश्चन जरा देखिए क्या है भाई, रेशियो ऑफ काइनेटिक टू टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज। तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, तो अगर आपको याद हो तो लास्ट वाली क्लास में जब हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी और जब हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी और जब हमने टोटल एनर्जी निकाली थी, जरा उनकी वैल्यूज को ध्यान से देख लें आप। तो आप देखेंगे तो U की वैल्यू मॉड ऑफ U किसके इक्वल था? 2 के, बोलो। और वैल्यू के मामले में E की वैल्यू किसके इक्वल थी? K के। मॉड ऑफ E इज इक्वल टू मॉड ऑफ K था। आप जब देखेंगे तब ये सिचुएशंस आपको पता चलेंगी। टोटल एनर्जी का फार्मूला तो अभी भी लिखा है, ठीक है। U की वैल्यू 2K के बराबर थी, आप चेक कर सकते हो, देख लो अपनी कॉपी में U बराबर 2K था। आप अगर देखो तो आप K की वैल्यू कितनी आई थी, ये देखो टोटल वाली एनर्जी तो ये लिखी हुई है, कॉपी देखें और K बताए कितना आया था, m⁴/8 h² ε0² z² n², ये आपका K आया था। चेक कर लो, देख लो, जो E आया था वही K आया था। और जो पोटेंशियल एनर्जी आया था वो आया था माइनस का m⁴/4 ε0² और z² n²। सही है ये बात? पूरा समय लीजिए, जो रिजल्ट्स लिखे गए हैं वो आप देखो, चेक करो। तो आप देख सकते हो कि दोनों में क्या कनेक्शन है। ये टोटल वाली एनर्जी है और ये काइनेटिक वाली एनर्जी है। देखा जाए तो दोनों वैल्यू में सेम टू सेम है, और क्वेश्चन में इन दोनों का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो रेशियो कितना आ जाएगा, पहले लेना है काइनेटिक को और बाद में लेना है टोटल को, तो रेशियो तो 1:1 आ जाएगी ना। लेकिन अगर वैल्यू पे ध्यान दोगे तो, लेकिन जरा ऑप्शंस देखो आप, ऑप्शंस में से कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जहां पे नेगेटिव ही दिख रहा है, तो उसका भी फिर हमको जो है ध्यान देना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन पर अगर हम ध्यान दें तो K की वैल्यू किसमें थी, प्लस में, और E की वैल्यू किसमें थी, माइनस में। क्यों भाई? और अगर टोटल एनर्जी माइनस में है, इसका मतलब है स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है ना, स्टेबिलिटी बहुत जबरदस्त है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी माइनस में है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी बहुत जबरदस्त है। तो जब जब टोटल एनर्जी माइनस में आती है या फिर पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आती है, ये स्टेबिलिटी की तरफ इशारा करती है, स्टेबिलिटी बहुत जबरदस्त है। तो यहाँ पर अगर हम काइनेटिक वाला एनर्जी का रिजल्ट इक्वेशन 1 बना लें और टोटल वाली एनर्जी का इक्वेशंस 2 बना लें और फिर हम दोनों को डिवाइड करें, तो वैल्यू वाइज में 1:1 आएगा, लेकिन साइन का ध्यान रखा जाए तो 1:-1 आएगा। इसलिए इस तीसरी प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, सेकेंड होगा, ठीक है। ऑप्शन में हमें ये मोटिवेशन दिया कि हमको साइन लेना है, और सपोज कर लो इसका ऑप्शन नहीं होता तो कुछ लोग अपने माइंड से केवल वैल्यू पे ध्यान देते तो वो 1:1 लिखते, वो सही है, बट उनको फिर ये मॉड लगाना पड़ता, ठीक है, तब 1:1 आ जाता। और जो लोग साइन पर ध्यान देते तो वो लोग क्या लिखते हैं, 1:-1। तो फिलहाल तो ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपके दिमाग को ऑप्शन ही इधर से उधर चला रहा है।